Dear class 12th economics students, stop scrolling here. If you want to score 95% above in economics without drowning into confusion, then this video is for you. Jai Shri Shyam everyone, this is your educator Sakshi Dua welcomes you to the prestigious channel of Grooming Education Academy. Students, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल्ड सिलेबस ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जब भी आप कोई भी चैप्टर गो थ्रू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो आपको कौन से टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है और कौन से टॉपिक्स आपको इग्नोर करने हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एकेडमिक सेशन दैट इज 2025 टू 2026। आपको मैं साथ में वीडियो में बताने वाली हूँ कि मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से रहने वाले हैं, डिलीटेड पोर्शन हाईलाइट कराऊंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो डिलीट हो गए हैं, जो कंप्लीटली आपको इग्नोर करने हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026। साथ ही में आपको अवेयर करवाऊंगी अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दिस जो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, विच इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक्स सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2025 टू 2026। ओके स्टूडेंट्स, सो चलिए, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी टेल यू द प्रीव्यू ऑफ दिस वीडियो कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल्ड सिलेबस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स और कौन कौन से यूनिट्स हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में प्रिपरेशन करनी है जिनकी। ओके, नेक्स्ट वन इज डिलीटेड पोर्शंस, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं या ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं इस साल। ओके, वो सब आपको बताने वाली हूँ। प्रेफरेंस ऑफ बुक्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्लास 12th में दो बुक्स हैं आपकी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको ये बताऊंगी मैं कि कौन सी बुक आपको पहले स्टडी करनी है और कौन सी बुक की प्रिपरेशन आपको बाद में करनी है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या रहनी चाहिए इकोनॉमिक्स के बुक्स की। नेक्स्ट, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, दोनों बुक्स के कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, जिनकी हाई वेटेज है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने कितने मार्कर्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर उस स्टूडेंट के लिए जो बहुत बढ़िया टारगेट रखता है इकोनॉमिक्स के स्कोर का। अगर आप टारगेट रख रहे हैं कि आपको इकोनॉमिक्स में 95% अबव लेकर आना है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपको नहीं छोड़नी है, टिल द एंड आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से स्टडी करना है स्टूडेंट्स। ओके, सो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। ओके स्टूडेंट्स, सो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कोड की अगर मैं बात करूं तो वो है 030। क्लास 12 के सिलेबस की बात कर रहे हैं 2025 टू 2026 के। ओके, सो इकोनॉमिक्स में बेटा टोटल 100 मार्क्स की वेटेज होती है इकोनॉमिक्स की, जिसमें से 80 मार्क्स का इकोनॉमिक्स का फाइनल पेपर कंडक्ट किया जाता है। फाइनल एग्जाम जो कंडक्ट होता है वो 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स का इसमें प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट वर्क के लिए इंस्ट्रक्शंस मैं डेफिनेटली आपको दूंगी, लेकिन बाद में। अभी हम फोकस करेंगे इस वीडियो में कि इस 80 मार्क्स में से अगर हमें 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर करना है तो मैम कैसे हमें प्रिपरेशन करनी होगी, है ना, क्या क्या चैप्टर्स हमें गो थ्रू करने होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हमें उस पर्टिकुलर चैप्टर में गो थ्रू करने होंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पे हमें ध्यान देना होगा, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे थियरी की, जो कि 80 मार्क्स की है। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, क्लास 12th में इकोनॉमिक्स की बेटा 2 बुक्स आर देयर जो आपको स्टडी करनी है। ओके, एक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक, मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने क्लास 11th में कर ली, अब क्लास 12th में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करोगे। ओके, एंड नेक्स्ट बुक इज IED विच इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे ही मैंने आपको बताया कि क्लास 12th में आपने 2 बुक्स को स्टडी करना है। डेफिनेटली आ रहे हैं ना, मैम पहचान पा रही है ना कि आपके माइंड में क्या क्या क्वेरीज चल रही हैं। सो बेटा देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास 12th का जो एग्जाम कंडक्ट होगा आपका फाइनल एग्जाम CBSE का, वो 80 मार्क्स का आने वाला है, राइट।
तो यहां पर आपको 2 बुक्स करनी है, ठीक है ना। अब इन दोनों बुक्स की वेटेज क्या है, देखिए 40 मार्क्स की आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, 40 मार्क्स की आएगी बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमें दोनों बुक्स पे इक्वली फोकस्ड रहना है, क्योंकि आप देखिए दोनों की वेटेज ही क्या है, सेम है, ठीक है। दोनों को ही फ्रॉम डे 1 आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, दोनों को इक्वली टाइम देना है हमें। हाँ, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स हमारे ज्यादा लगते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उस हिसाब से हमें बैलेंस करते हुए चलना है। ओके, सो दोनों ही बुक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस पे आपको रखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आपका जो फाइनल एग्जाम होता है वो बेटा 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, 2 सेक्शंस में, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ओके स्टूडेंट्स, एंड सेक्शन बी होता है आपका आईईडी का। फाइन, चलिए फर्दर अब यहां पर हम बात करेंगे, मैम हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमें करने हैं क्लास 12th में। सो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 5 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, बड़े बड़े 5 चैप्टर्स हैं जो हमें गो थ्रू करने हैं। ओके, एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करूं तो देयर आर 8 चैप्टर्स, यस। सो टोटल आपको बेटा 13 चैप्टर्स गो थ्रू करने हैं फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 12th। ओके स्टूडेंट्स, टोटल 13 चैप्टर्स। सो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से 13 चैप्टर्स हैं जो हमें गो थ्रू करने हैं, उनकी वेटेज क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके अंदर जो हमें बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं। लेट्स हैव अ लुक। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट जो रहने वाला है आपका सेक्शन, वो सेक्शन ए रहने वाला है, विच इज इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और यू कैन से सिंपली मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 मार्क्स की आने वाली है आपके एग्जाम में। इसमें बेटा 5 चैप्टर्स हैं जो आपको गो थ्रू करने हैं। चैप्टर नंबर 1 इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड अग्रीगेट्स, ठीक है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देयर आर मेन 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, काफी डिटेल में आपको ये सारे मेथड्स बताए गए हैं इसमें, ठीक है। एंड अदर रिलेटेड एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब बताया गया है, और इसकी वेटेज है 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर इज मनी एंड बैंकिंग। ओके, इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा मनी के बारे में, मीनिंग, फीचर्स, फंक्शंस ऑफ मनी, राइट। एंड बैंकिंग के बारे में कि सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, रोल ऑफ बैंकिंग क्या है हमारी इकोनॉमी में, ये सब बताया गया है। एंड इसकी वेटेज है 6 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में बेसिकली क्या होता है, आपको बताया जाता है कि एक इकोनॉमी का शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम कैसे आता है, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे होता है, ठीक है। क्या रीजन होते हैं इन्फ्लेशन होने के, क्या रीजन होते हैं डिफ्लेशन होने के, और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। ओके, और इस चैप्टर की वेटेज है 12 मार्क्स। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इसमें गवर्नमेंट जो बजट बनाती है उसके बारे में आपको बहुत डीपली स्टडी करवाया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट बजट के क्या कंपोनेंट्स हैं, गवर्नमेंट बजट के क्या टाइप्स हैं, सच एज बैलेंस्ड बजट, अनबैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट, ये सब आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इस चैप्टर में समझाया जाता है, और इसकी वेटेज है 6 मार्क्स। नेक्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में ये बेसिकली दिखाया जाता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे डिफरेंशिएटेड है फ्रॉम बैलेंस ऑफ ट्रेड, ओके, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट वगैरह कैसे डिसाइड किया जाता है, ये सब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया जाता है, और इस चैप्टर की वेटेज है 6 मार्क्स। सो ओवरऑल आपका ये बन गया 40 मार्क्स का। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो ये भी 40 मार्क्स की है एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो इसमें सबसे पहले यूनिट आ जाती है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। ओके स्टूडेंट्स, इसकी वेटेज है 12 मार्क्स। इस पर्टिकुलर यूनिट में बेसिकली 3 चैप्टर्स आते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है। चैप्टर 1 इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।
ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको ये बताया गया है कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी जब उसे इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर चैप्टर 2 आ जाता है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसमें इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, 40 इयर्स की आपको यहाँ पे सिचुएशन दिखा रखी है इंडियन इकोनॉमी की आफ्टर इंडिपेंडेंस, दैट इज 1950 से लेके 1990 में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर 3 है हमारा एलपीजी चैप्टर, भी आप इसको बोल सकते हो या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोल सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, इसमें जो 3 एलिमेंट्स है मेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में काफी डिटेल में बात की गई है। ओके स्टूडेंट्स, और ये तीनों चैप्टर्स आपके यूनिट 1 में आ जाते हैं और इसकी वेटेज है 12 मार्क्स। ये तीनों चैप्टर्स की वेटेज है 12 मार्क्स। ओके, सेपरेटली वेटेज नहीं प्रोवाइडेड है। ओके स्टूडेंट्स, कंबाइंड वेटेज ही प्रोवाइडेड है इन 3 चैप्टर्स की। नेक्स्ट वन इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। अब क्या चैलेंजेस हैं जो इंडियन इकोनॉमी आज फेस कर रही है। ठीक है, ये जो यूनिट है दिस इज द यूनिट 2 ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये 20 मार्क्स की आने वाली है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो देख लेते हैं। चैप्टर 4 विच इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चैप्टर 5 विच इज रूरल डेवलपमेंट, ओके स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 विच इज एम्प्लॉयमेंट, and chapter 7 which is environment and sustainable development। ये 4 चैप्टर्स आएंगे इस पर्टिकुलर यूनिट में बेटा, और ये 20 मार्क्स के चैप्टर हैं। कंबाइंड वेटेज गिवन है अगेन इन 4 चैप्टर्स की 20 मार्क्स, सेपरेट वेटेज गिवन नहीं है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये दिखाया जाता है कि कंट्री की जो ह्यूमन कैपिटल है वो कैसे जनरेट होती है। ठीक है, एडुकेशन में खर्चा करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करने में खर्चा करते हैं, माइग्रेशन पे खर्चा होता है, एंड मेनी मोर थिंग। क्या सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसी चीजें हम इसमें सीखते हैं। नेक्स्ट रूरल डेवलपमेंट। अब हमारी कंट्री में रूरल एरियाज भी तो है, उनको डेवलप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या इश्यूज आते हैं। ठीक है, पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की टू प्रमोट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर 7 इज एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि हमें अपने इंडिया को डेवलप भी करना है, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सेफ रहे। तो हम ऐसा कैसे करें कि इंडिया का डेवलपमेंट भी हो जाए और साथ में इन्वायरमेंट भी सेफ रहे। ओके, तो इन चीजों पे यहाँ पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट 3 which is development experience of India, a comparison with neighbors। यहाँ पर इस पर्टिकुलर यूनिट में एक चैप्टर आता है which is development experiences of India with comparison with its neighboring countries। इसमें बेसिकली क्या होता है, इंडिया का कंपैरिजन किया जा रहा है with its neighboring countries such as चाइना, पाकिस्तान। ठीक है, ये देखने के लिए कि कौन सी इकोनॉमी कितनी डेवलप हुई है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है इंडिया का सिंपली विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज सच एज इंडिया, सच एज चाइना एंड पाकिस्तान। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है यहाँ तक। चलिए एक बार डिटेल में गो थ्रू कर लेते हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ए है मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें आपको ये देखना होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के, दैट इज कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक्स एंड फ्लोज क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डेप्रिसिएशन का क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, नेक्स्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट हम स्टडी करेंगे 2 सेक्टर मॉडल में। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा, बेसिकली क्या होता है, बुक्स ना हमारी बहुत पहले की बनी हुई होती हैं। ठीक है, बुक्स को प्रॉपरली अपडेट कहीं बार नहीं भी किया जाता है अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड सिलेबस। तो अगर आपकी बुक में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 3 सेक्टर मॉडल का या 4 सेक्टर मॉडल का दे रखा है तो वो आपने कंप्लीटली इग्नोर करना है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम करना है 2 सेक्टर मॉडल का।
ठीक है, सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल का, 3 सेक्टर मॉडल का नहीं, 4 सेक्टर मॉडल का नहीं, यहां पर ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड और प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। तो 3 मेथड्स मैंने आपको जैसे बताया था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड। ये हम बहुत अच्छे से डिटेल में गो थ्रू करने वाले हैं। नेक्स्ट जितने भी अग्रीगेट्स हैं रिलेटेड टू नेशनल इनकम वो बहुत अच्छे से हमने समझने, इनका मीनिंग क्या है और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सच एज जीएनपी दैट इज ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज एनडीपी, एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट, सारा कुछ। रियल एंड नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट आपको देखना है, और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी विद रिस्पेक्ट टू वेलफेयर, ये भी हमें देखना है। ठीक है, सो ये बहुत अच्छे से हमने गो थ्रू करना है। तो ये मैंने आपको डिटेल्स भी बता दी हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 विच इज मनी एंड बैंकिंग, अब इसमें क्या क्या हमें गो थ्रू करना है ये भी आपको बता रही हूँ, अच्छे से बेटा नोट डाउन भी कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। सो मनी क्या होता है, मनी का मीनिंग यानी कि मनी के फंक्शंस। ओके, सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है, ठीक है, एंड मनी मेजर्स होते हैं लाइक, तो कंपोनेंट्स ऑफ मनी मेजर्स कौन कौन से हैं वो भी हमें देखना होगा। करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक से क्या मतलब है, नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक से क्या मतलब है। देखिए बेटा मनी मेजर्स ना 4 होंगे, M1, M2, M3, M4। ठीक है, आपके सिलेबस में जस्ट M1 है, M2 नहीं करना, M3 नहीं करना, M4 नहीं करना। मेक श्योर अगर आपकी बुक में कुछ ऐसा है कि M2, M3, M4 भी दे रखा है, आपको उसे इग्नोर करना है, जस्ट डू M1। ओके, नेक्स्ट मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, कमर्शियल बैंक्स कैसे मनी क्रिएट करती हैं, यानी कि मनी क्रिएशन प्रोसेस बाय कमर्शियल बैंक्स, वो बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। ठीक है, सेंट्रल बैंक का मीनिंग एंड उसके फंक्शंस बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं, डिटेल में गो थ्रू करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई भी 2-3 फंक्शंस पूछे जाते हैं, कोई एक फंक्शन पूछ लिया जाता है सेंट्रल बैंक का। सो बैंक ऑफ इशू, गवर्नमेंट बैंक, बैंकर्स बैंक, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट थ्रू बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये सब आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक दे रखा हो। ठीक है, सो कमर्शियल बैंक का सिर्फ एक ही फंक्शन करना है, दैट इज मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन जिसको बोलते हैं। बाकी अगर आपको और बहुत सारे फंक्शंस दे रखे हैं कमर्शियल बैंक के, इग्नोर कर दो बेटा, नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस अगर आपको दे रखे हैं अपार्ट फ्रॉम मनी क्रिएशन, वो नहीं आएगा, इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, जो मैं चीजें बोल रही हूँ ना कि आप इग्नोर करते हुए चलना, इसको बेटा आप कहीं नोटबुक में लिख लो। ठीक है, क्योंकि आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो ना, आपको इकोनॉमिक्स की ट्यूशन नहीं लेनी है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं, इग्नोर कर देने हैं कौन से टॉपिक्स, इससे आपका टाइम सेव होता है। नेक्स्ट वन इज यूनिट 3 डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या आता है, अग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट, मतलब मीनिंग क्या है अग्रीगेट डिमांड का, कंपोनेंट्स क्या है अग्रीगेट डिमांड के। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, एवरेज वाला भी और मार्जिनल वाला भी, यानी कि एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस, सारे आपको बहुत अच्छे से डिटेल में गो थ्रू करने हैं, उनके मीनिंग, उनके फीचर्स एक्सेट्रा, हाउ टू कैलकुलेट इट इवन, वो भी आपको बहुत अच्छे से गो थ्रू करने हैं। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट कैसे डिसाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, यानी कि मैकेनिज्म कैसा है। मीनिंग आपको देखना है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ में आपको देखना है कि क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है या डेफिशिएंट डिमांड है। ठीक है, और क्या मेजर्स लिए जाते हैं इन ऑर्डर टू करेक्ट देम। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में चेंजेस करती है, टैक्स रेट्स में चेंजेस करती है, मनी सप्लाई में चेंजेस करने की कोशिश करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि क्या हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड से रिलेटेड, वो सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान रखना, देखिए हर तरफ मैं वैल्यू एडिड टिप आपको इसलिए देते हुए चल रही हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन अभी से बहुत अच्छी हो जाए इकोनॉमिक्स के लिए और आप बेस्ट टू बेस्ट स्कोर कर सको। देखिए इकोनॉमिक्स में कोई भी क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए, वो वाले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक गवर्नमेंट कैसे स्टेप्स उठा रही है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट क्या स्टेप्स उठा रही है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिफ्लेशन, है ना। गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसी होती है फिस्कल पॉलिसी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना इकोनॉमिक्स में, क्वेश्चंस जो भी होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। ओके, सो गवर्नमेंट बजट का मीनिंग आपको गो थ्रू करना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि एम्स क्या है, गोल्स क्या है, बहुत अच्छे से गो थ्रू करना है। कंपोनेंट्स यानी कि क्या एलिमेंट्स इंक्लूडेड है गवर्नमेंट बजट में, वो बहुत अच्छे से करने हैं। रिसीट्स,
रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से करना है आपको। देखिए बेटा, आप अब क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हम बहुत कम एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है, आपको टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है। मतलब अगर मैंने आपसे पूछा टैक्स, ठीक है, अब बताओ ये रेवेन्यू रिसीट है, ये कैपिटल रिसीट है गवर्नमेंट की, ये आपको बताना आना चाहिए इंक्लूडिंग विद रीजंस, ठीक है। तो सिर्फ हमें थियरी पे फोकस नहीं करना, हमें उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में लेते हुए फोकस करनी है, ठीक है। अभी आप देखोगे सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स में बहुत चेंज हुआ है बेटा पहले से। पहले तो बहुत ही सिंपल, जब हम लोग स्टूडेंट्स थे बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाया करते थे। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस। लेकिन अब क्वेश्चंस बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ साथ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, राइट। आप यहाँ पे 12th क्लास के स्टूडेंट्स आप यहाँ पे क्लास 12th की स्टडी करके जाओगे, इसके बाद आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, दैट इज सीयूईटी। अब सीयूईटी के लिए यहाँ पर आपको अभी से बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है, और सीबीएसई भी चाहता है कि आप सीयूईटी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करो, जिसकी वजह से वो टेक्निकल क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस अपना ऐड ऑन करता है क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम्स में भी। सो मेक श्योर कि आप हर चीज को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करोगे, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसकी गेन करोगे, कि क्वेश्चन अगर इनडायरेक्ट भी आ जाए तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सब। ओके, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ बजट, दैट इज बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट, और मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, ठीक है, गवर्नमेंट डेफिसिट के मेजर्स क्या है, मेथड्स क्या है, ठीक है बेटा। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, तीनों को बहुत डिटेल में आपको गो थ्रू करना है कि कैसे उन्हें कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट यूनिट 5, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट का मीनिंग क्या है ये देखना है, कंपोनेंट्स क्या है, मतलब व्हाट इज इंक्लूडेड अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। अब इसमें भी ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि बताइए इंपोर्ट ऑफ मशीनरी कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट में, किस साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, कहां पर इसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मोर ओवर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो सरप्लस में भी हो सकता है, डेफिसिट में भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो सरप्लस में चला जाए, डेफिसिट में चला जाए, तो कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स का, फ्लेक्सिबल रेट्स का, मैनेज फ्लोटिंग का, ठीक है। एक्सचेंज रेट को डिटरमिन कैसे किया जाता है, डिसाइड कैसे किया जाता है फ्री मार्केट में। मैरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या है फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के, ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम का मीनिंग बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। अगर बोला जाए जो इंपोर्ट ड्यूटी एंड गोल्ड वो रिड्यूस हो गई, तो बताइए इसका इफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या आने वाला है। तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाएगा, उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ बुकिश नॉलेज अटेन नहीं करनी है आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा स्कोर करना है इकोनॉमिक्स में, देन ट्राई टू हैव द प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल, क्योंकि सिर्फ बुकिश नॉलेज से आप 95% अबव नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पार्ट बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें यूनिट 6 की बात करेंगे, विच इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, जिसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपके आ जाते हैं इंडियन इकोनॉमी के, राइट, विच इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फाइन। तो इसमें क्या आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी, क्या स्टेट थी इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, कॉमन गोल्स क्या थे 5 ईयर प्लान्स के जो इंडिया में ऑप्ट किए गए थे, ठीक है। और बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज अपनाई गई थी, जैसे कि उसके मेन फीचर्स क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। तो कौन सी पॉलिसीज अप्लाई करी गई एग्रीकल्चर सेक्टर में इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके। और इंडस्ट्रियल सेक्टर में आईपीआर 1956 क्या था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रोल एंड इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ठीक है। और फॉरेन ट्रेड के लिए क्या क्या पॉलिसीज लाई गई, तो ये सब आपको बताया जाएगा इसमें। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, अब इसमें क्या बताया जा रहा है, मेन एलपीजी पॉलिसी पे फोकस किया जा रहा है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आने से क्या चेंजेस हुए थे इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है, इनके फीचर्स क्या थे। अप्रेजल्स बताए जा रहे हैं, मतलब क्रिटिकल अप्रेजल, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस पर फोकस करना है, ठीक है। नॉट ओनली दिस, आपको डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी देखना है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट भी देखना है, ठीक है। तो बेटा अगर आप बहुत ज्यादा ओल्ड एडिशन यूज कर रहे हैं ना,
तो आप बस ये देख लेना कि डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी का कॉन्सेप्ट उसमें नहीं होगा, तो आप डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी का कहीं से कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। कोई भी जो न्यू एडिशन वाली बुक है आपके फ्रेंड्स ने ले रखी है, ठीक है, आप उसको फोटोकॉपी वहां से करा लेना इन टॉपिक्स के लिए, डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि ये हो सकता है ओल्ड बुक्स में आपको ना मिले, जो मतलब 2018 से पहले की अगर आप बुक यूज करोगे तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। वैसे तो इतनी पुराने एडिशन बुक यूज भी नहीं करनी चाहिए, बट इन केस इफ यू आर यूजिंग दैट, आप ये चेक कर लेना डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी का कॉन्सेप्ट इसमें हो। नेक्स्ट, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट यूनिट इज करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हमने बात करी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, कि कैसे पीपल जो है एक कंट्री के वो रिसोर्स बन जाते हैं कंट्री के लिए। ह्यूमन कैपिटल का रोल क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर की ग्रोथ कैसी हो रही है इंडिया में, इस पर बात करेंगे। रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड की इश्यूज क्या आ रहे हैं, की प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, सच एज क्रेडिट एंड मार्केटिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोऑपरेटिव्स का रोल क्या है, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड चेंजेस इन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स। ओके, फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, ग्रोथ कैसे हो रही है इन सेक्टर्स की, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कैसे चेंजेस देखे जा रहे हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर में, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनसे रिलेटेड, क्या पॉलिसीज बनाई गई हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ताकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। नेक्स्ट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आप बोल सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे मीनिंग क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या इफेक्ट देखा जा रहा है रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट पे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट, यूनिट 8, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया। तो इसमें मैंने आपको बताया था कंपैरिजन किया जाएगा इंडियन इकोनॉमी का विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज सच एज पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि उनकी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है, कितना ग्रो हुई है, पॉपुलेशन के बेसिस पे, सेक्टोरल डेवलपमेंट के बेसिस पे एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पे। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पर्टिकुलर चैप्टर के गो थ्रू करने हैं और कौन से टॉपिक्स आपको इग्नोर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर दूं बेटा, अगर आप एडिशन, कोई पुराना एडिशन वाली बुक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए 2023 से पहले की एडिशन वाली बुक आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको चैप्टर पॉवर्टी दिखेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा इंडियन इकोनॉमी का, जो कि अब नहीं है बेटा, दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। तो मेक श्योर कि आप चैप्टर पॉवर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को ना करें, ठीक है। सिलेबस जानना इसलिए ही जरूरी है बेटा कि कैसे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, है ना। अब मान लीजिए किसी स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि पॉवर्टी डिलीटेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीटेड नहीं है, वो तो कर रहा है ना उसकी प्रिपरेशन, वो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, राइट, देखा जाए तो, क्योंकि अभी तो इसकी जरूरत नहीं है, राइट। सो डिलीटेड पोर्शन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम कौन सी बुक हम पहले कंप्लीट करें, राइट। जैसे कि आपने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी बुक है, राइट, एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, तो हमें पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसको पूरा फिनिश कर देना चाहिए और फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी चाहिए, या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले करनी चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक बाद में करनी चाहिए, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हुए चलना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए बेटा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या पहले करना चाहिए, ठीक है ना, तो यहां पर मैं ये बोलूंगी कि आपको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, और 90% स्कूल्स में क्या होता है, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को फिनिश कराया जाता है एंड फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बुक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्यों बोला कि आप स्कूल के अकॉर्डिंग जाइए, वो इसलिए बोला ताकि स्कूल में जैसे जैसे एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन भी उस हिसाब से हो कि आप उन एग्जाम में अपने आप को अच्छे से एनालाइज कर सको। आपका उतना सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए जितना स्कूल में कंप्लीट हुआ है। कई बार क्या होता है, स्कूल में चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओके, और स्टूडेंट क्या कर रहा है, आईईडी से उसने स्टार्टिंग करी है, अब आईईडी जब फिनिश होगी फिर वो मैक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है कि वो तो आईईडी कर रहा है, ठीक है, अब जो पेपर्स वगैरह कंडक्ट होंगे, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 2-3 पेपर्स होंगे वो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे होंगे स्कूल में, क्योंकि स्कूल में तो टीचर मैक्रो इकोनॉमिक्स करा रही है ना। तो अब आप अपने, एक तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे उन टेस्ट पेपर्स में, ठीक है,
जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। दूसरा, आप अपने आप को क्रॉस चेक नहीं कर पाओगे कि मेरी प्रिपरेशन कितनी बढ़िया हुई है इकोनॉमिक्स में। तो यही मैं बोलूंगी कि गो एज पर योर स्कूल। ठीक है, स्कूल में जैसे टीचर चल रही हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको पहले करा रही है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करिए। ठीक है, बाद में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए। आपको अगर स्कूल में टीचर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा रही है, आप पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आइए। और अगर स्कूल में टीचर कॉम्बिनेशन लेते हुए चल रही है बेटा दोनों का, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको उस तरीके से करना है कि आपने एक चैप्टर कर लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ओके, एंड फिर आपको 2 चैप्टर्स करने हैं इंडियन इकोनॉमी के। फाइन, फिर जब 2 चैप्टर्स हो जाएंगे इंडियन इकोनॉमी के, फिर आपको सेकंड चैप्टर करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर्स करने हैं आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में ही चलो बेटा, कुछ अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप नेशनल इनकम पहले कर रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो आप बाद में क्या करोगे, चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज चैप्टर 1 ऑफ आईआईडी, चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1994 कर लिया, फिर दोबारा से आ जाओ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, विच इज अनदर चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग किया, उसके बाद दोबारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आ गए, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 फिनिश कर लिया उसका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एक चैप्टर आप करो मैक्रो इकोनॉमिक्स का, फिर साथ में 2 चैप्टर्स कर लो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इस तरीके से कॉम्बिनेशन लेते हुए चलो, तो इससे क्या होगा, साइड बाय साइड आप दोनों बुक्स पे फोकस कर रहे होगे। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो वैसे कंबाइंड अप्रोच लेके चलना चाहिए, बट यस आप वही करना जो आपके स्कूल की टीचर कर रही हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स इफ वी डू बोथ बुक्स टुगेदर, तो वो भी मैंने आपको बता दिया, एक चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स से, फिर 2 चैप्टर्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, फिर अगेन एक चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स से, फिर 2 चैप्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स क्या हैं, है ना, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं मैम जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा फोकस करें और हमारा स्कोर भी बहुत बढ़िया आ जाए? तो अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेटा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट आपका 12 मार्क्स का चैप्टर है। तो आप खुद सोचो 2 चैप्टर्स करते ही आपके 22 मार्क्स क्या हो गए, पक्के हो गए, है ना। तो इन चैप्टर्स पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट इज मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स, अगर हम आईईडी के देखें तो वो है चैप्टर 1 विच इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, नेक्स्ट इज चैप्टर 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, नेक्स्ट इज चैप्टर 4 HCF that is human capital formation, next is chapter 7 environment and sustainable development। so ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं IED के, इनको आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सब टॉपिक पे। व्हाट इज दैट? दैट इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। मैम कितने क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, राइट? क्या हमें इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी? कितने कितने मार्क्स वाले क्वेश्चंस वहां पे हमें दिखने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा? हर यहाँ पर चीज बताऊंगी बेटा डिटेल में। तो देखिए बेटा, जो क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं वो 1 मार्कर भी आएंगे, 3 मार्कर्स भी आएंगे, 4 मार्कर्स भी आएंगे एंड 6 मार्कर्स भी आएंगे। तो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको 1 मार्क, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिखने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे 34 क्वेश्चंस। यस, 34 क्वेश्चंस विल बी देयर। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक होगा सेक्शन ए जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, एक होगा सेक्शन बी जो कि आईईडी से रिलेटेड होगा, राइट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस 1 मार्कर वाले, ठीक है। और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एंड यू नीड टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन टू यू। ओके, सो 1 मार्क के 20 क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। टोटल 20 मार्क्स के तो यही हो गए, जिसमें से सेक्शन ए के 10 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी के 10 क्वेश्चंस होंगे। ओके, मतलब 10 एमसीक्यूज होंगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से और 10 एमसीक्यूज होंगे आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। नेक्स्ट वन इज, बात करेंगे अब हम 3 मार्कर्स की, ठीक है। 3 मार्कर्स की अगर बात करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 4, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 होंगे 3 मार्क्स वाले, यानी कि टोटल 12 मार्क्स, ठीक है। 2 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए से, 2 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी से। नेक्स्ट 4 मार्कर्स जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 6 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए से, 3 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन बी से। ओके स्टूडेंट्स, एंड 6 मार्कर्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे टोटल 4 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्कर्स फ्रॉम सेक्शन ए एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्कर्स फ्रॉम सेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से
आपका ये जो टोटल बनता है वो 80 मार्क्स का बनेगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब यहां पर भी मैं आपको क्लियर कर दूं, बहुत से बच्चों को क्या लगता है डायरेक्ट क्वेश्चंस विल बी देयर। नो, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे। मेक श्योर एवरी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जानी है बेटा। तो अब बता रही हूँ डिटेल में, इसको नोट डाउन कर लेना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू बेस्ड, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको डिटेल में आंसर लिखना होता है, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक बड़ा सा पैसेज दे दिया जाता है और उसके बेसिस पे, जैसे अनसीन पैसेज आता है ना इंग्लिश में, वैसे यहां पर भी दे दिया जाता है। और फिर आपको क्या करना होगा, आपको उसके बेसिस पे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक आपको नेशनल इनकम कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको बोला जा सकता है जीडीपी को कैलकुलेट करो, ठीक है। आपको बोला जा सकता है फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करो, रेवेन्यू डेफिसिट को कैलकुलेट करो, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी देयर। आपको कुछ डायग्राम्स दे सकते हैं और बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस ऑफ द डायग्राम आपको कुछ क्वेश्चन बोला जाएगा और आपको उसका आंसर देना है ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस ऑफ द डायग्राम। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस भी होंगे। फॉर एग्जांपल, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, differentiate between revenue expenditure and capital expenditure, differentiate between capital receipt and revenue receipt, ओके इस टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे। नेक्स्ट, असर्शन रीजन क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होगा, असर्शन दे देते हैं, एक रीजन दे देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या नहीं है, असर्शन करेक्ट है रीजन रोंग है, या फिर रीजन करेक्ट है असर्शन रोंग है, ठीक है, या फिर दोनों ही रोंग है, राइट। इस टाइप से आपसे फिर कुछ ऑप्शंस पूछे जाते हैं एंड यू नीड टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है बहुत अच्छे से, बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड होके, तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सो यहाँ पर जाते जाते आपको ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको इस वीडियो को देख के बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आ चुका है कि यस मैम मैं तो अब 95% अबव स्कोर कर ही लूंगा, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाइएगा, yes we will definitely score 95 marks above in economics for this academic session। तो ये जरूर आप लिख के जाइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता लग सके कि ये वीडियो कितना मोटिवेट कर पाई है, कितने अच्छे से क्लैरिटी दिखा पाई है आपको कि कौन से टॉपिक आपको करने हैं, कौन से टॉपिक नहीं करने हैं, कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, कौन से चैप्टर्स पे थोड़ा कम ध्यान देना है, बुक्स में से कौन सी बुक पहले आपको करनी है, कौन सी बुक आपको बाद में करनी है, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दिस। तो यहाँ पर मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे पता लगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आई है। So if you really like the video, then please like the video, hit the like button and subscribe the channel if you are new to our channel। And यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ इस सेशन को एंड करने की, इस वीडियो को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में with another useful content। Till then, bye bye, take care, जय श्री श्याम, and all the best for your preparation guys।